शिवसेना को अब नैतिक अधिकार भी नहीं है कि वो सत्ता में रहे, क्योंकि 55 में से यदि मात्र 20-22 विधायक आपके पास है, इसके मायने हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर पकड़ खत्म हो गई। विधानसभा भंग करने का जब प्रस्ताव लाओगे तो गवर्नर मना करेगा, क्योंकि आप स्वयं माइनॉरिटी में हैं। शिवसेना के जितने भी नेता हैं इनको एक डर है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ है। यदि ईडी हमारे पीछे लग गई तो हम कहाँ जाएंगे? यदि शरद पवार जैसे दिग्गज आदमी जेल से ईडी के प्रकोप से अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे तो हम कहाँ बचेंगे? महाराष्ट्र की जनता भी इस अस्थिरता को लेकर थक चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना। शिवसेना को हम इसलिए तोड़ने जा रहे हैं कि शिवसेना ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़े, और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस दोनों गठबंधन को मिली चुनाव में, तो शिवसेना ने नया राग अलापना शुरू कर दिया कि हमें मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए चाहिए और पहले हम लेंगे। ये बात हमसे पहले अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने इसके बाद मना किया, कई बातें हो गई। बीजेपी के पास 106 सीटें थी, शिवसेना के पास 55 सीटें थी, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद मांग रहा था। ये जब झगड़ा चल रहा था, इसी बीच शरद पवार, जो चाणक्य कहलाए जाते हैं राजनीति के, उन्होंने कांग्रेस, अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की एक ऐसी गठबंधन की सरकार दी जो पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में सत्ता में है। मैं 2.5 साल से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस दिन सरकार बनी, जिस दिन सरकार ने शपथ ली, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला के हमलावर बनी और लगातार हमले करते रही, क्योंकि उनको लगा कि 106 सीटें हमारे पास होने के बाद भी हमारे मुंह के सामने से ये निवाला उठा के ले गए हैं। इसलिए वो लगातार इस सरकार को गिरने की बात कर रहे थे। एक शेर कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, जब उनकी 80 घंटे की सरकार जो अजित पवार के साथ उन्होंने तोड़ के बनाई थी वो नहीं चली, तो उन्होंने तब शेर का लबलबाब ये था कि मेरे किनारे पे घर मत बनाना, क्योंकि आज तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर पलट के आऊँगा, क्योंकि मैं समंदर हूँ। समंदर की लहर जब जाती है तो लगता है कि अब या तो रेत दिखती है, जैसे ही आप रेत में जाके खड़े होते हो, दूसरी लहर आपके पैरों के नीचे की रेत लेके चली जाती है और पूरा आपको भिगो देती है। तो उन्होंने वही कहा। मुझे लगता है ज्वार भाटा के खेल में जो लहर आई थी उसको 2.5 साल लगे। वैसे भी शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रही थी, 2.5 साल तो पूरा हो गया। अब शिवसेना को कई प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का प्रयास किया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब चलती रही। महाराष्ट्र सरकार पे इतने हमले हुए कि 2 मंत्री अभी वर्तमान में जेल में हैं। कई जगह से महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। ठाकरे परिवार, शरद पवार का परिवार, सभी को घेरे में ले लिया है। ये सब चलते हुए राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा में कुछ महाविकास आघाड़ी, यानी जो नई ये जो मिलीजुली सरकार है, इसको समर्थन करने वाले 9 इंडिपेंडेंट और बाकी जो छोटे मोटे दल थे, उनमें विद्रोह करके राज्यसभा में बीजेपी के फेवर में वोटिंग किया। बीजेपी का एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा जीत के आ गया, जहाँ शिवसेना की उम्मीदवार की हार हुई। तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ इस सरकार में गड़बड़ होने जा रही है। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार हारा और बीजेपी का एक्स्ट्रा उम्मीदवार जीत के आया, वहाँ क्रॉस वोटिंग हुई। ये तमाम जब खेल चली रहे थे, एकाएक रात को खबर आती है कि एकनाथ शिंदे, जो नंबर 2 पोजीशन पे थे शिवसेना में, कैबिनेट मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट के, वो सूरत चले गए हैं और बहुत सारे एमएलएज उनके साथ है। कितने विधायक हैं ये आंकड़ा बाहर आ नहीं रहा था। ये रातों रात पलायन हुआ। गुजरात गए, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गुजरात की पुलिस उनका संरक्षण कर रही थी। पूरा बीजेपी, सीआर पाटिल जो वहाँ के चंद्रकांत पाटिल गुजरात के जो अध्यक्ष है, वो भी उनसे मिलके गए। ये तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही थी, लेकिन उनके पास आंकड़ा कितना है ये कोई बता नहीं पा रहा था। दूसरे दिन शिवसेना ने अपने तमाम विधायकों को अपने घर बुलाया और देखा तो उनके पास मात्र 20-22 विधायक बचे थे। इसके मायने ये थे कि 55 में से बहुत सारे विधायक, 30 से 32 विधायक जो है वो चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। कुछ इंडिपेंडेंट विधायक ऐसा मिलके, कुछ 40 विधायकों का एक ब्लॉक है या 35 विधायकों का एक ब्लॉक है, जो अब सूरत से नया डेस्टिनेशन आसाम चले गए हैं। आसाम में बाढ़ भी है। अब उस बाढ़ में इन नेताओं की भी बाढ़ वहाँ पहुँच गई है। और मैंने हंसते हुए किसी को कहा भी था कि जब बाढ़ होती है तो बाढ़ में अक्सर दिखाई देता है कि जो एक पेड़ बचा होता है पानी के ऊपर निकलता है, और वही पेड़ पे सब लोग बचने के लिए आश्रय लेते हैं। उसमें कई बार सांप और नेवला, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक ही डाल पे
पकड़ के अपना आप बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ प्रकार आसाम में हो रहा है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी? अहम सवाल है। उद्धव ठाकरे के पास 55 लोग हैं। शिवसेना से यदि लोग टूटते हैं तो वो टूट को लीगलाइज करने के लिए, कानूनी जमा पहनाने के लिए आपके पास 2/3 होना जरूरी है। ये आंकड़ा 37 के आसपास बैठता है। उनके पास वर्तमान में 30 लोग हैं, 7 का कम है। बाकी 5 जो इंडिपेंडेंट और बाकी है वो मायने नहीं रखते। लेकिन 30 का ब्लॉक यदि उनसे अलग होता है तो ये सरकार माइनॉरिटी में आती है। अब वर्तमान में ये देखा जाए कि क्या सरकार इस्तीफा देगी। मन तो बना लिया था इस्तीफा देने का, लेकिन 1-2 विधायक जो वहाँ से छूट के आए वो लोगों को बता रहे थे, मीडिया को बता रहे थे कि हमको ज़बरदस्ती उठा के ले गए। तो अब शिवसेना को लग रहा है कि इन 30 में से बहुत सारे विधायक हैं जो वापस आ जाते हैं। और आशा है, तो आशा पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो आपको आशा तो रखनी चाहिए। दूसरी ओर एक संजय राउत का ट्वीट आता है कि हम विधानसभा भंग करेंगे, लेकिन टेक्निकली ये हो नहीं सकता। विधानसभा भंग करने का जब प्रस्ताव लाओगे तो गवर्नर मना करेगा, क्योंकि आप स्वयं माइनॉरिटी में हैं। आपको विश्वास का मत पहले हासिल करना होगा। ये कैच फंसा है। यदि वो विश्वास का मत हासिल करने के लिए बीजेपी भी नहीं बोलती, ऐसे में गवर्नर के पास एक तुरुप का पत्ता है। बहुत दिनों से 1-1.5 साल से महाराष्ट्र में स्पीकर नहीं है। स्पीकर पद की जल्दी चुनाव हो, ये एप्लीकेशन सरकार की गवर्नर के पास पड़ी हुई है। गवर्नर उस एप्लीकेशन पे तुरंत एक्शन लेके स्पीकर का चुनाव करवा सकते हैं। जब स्पीकर का चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि फिर वो यदि इनके पास 37 लोग नहीं हुए तो फिर व्हीप जारी करके फिर उसका असर हो सकता है, इनका मेंबरशिप जा सकती है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। जनरली पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो उसको उस व्हीप पे चर्चा करेंगे करके निकाल लेते हैं। वर्तमान में इतना बात तय है कि ये सरकार माइनॉरिटी में दिखाई देती है। दूसरी बात, शिवसेना को अब नैतिक अधिकार भी नहीं है कि वो सत्ता में रहे, क्योंकि 55 में से यदि मात्र 20-22 विधायक आपके पास है, इसके मायने हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर पकड़ खत्म हो गई है। शिवसेना में होता क्यों है? सबसे अहम बात, शिवसेना में इसलिए होता है, शिवसेना एक रीजनल पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी और उन्होंने किसी भी स्थापित नेता को अपने पार्टी में नहीं लिया। उन्होंने रास्ते से संघर्ष करते हुए युवकों को उठाया। उसमें कोई चाय बेचता था, कोई ऑटो बेचता था, कोई ड्राइवर था, कोई कटिंग का सलून चलाता था, तो कोई वड़ा पाव का गाड़ा लगाता था। और सब में एक लड़ने की ये थी कि हम मराठी है, हम पे बाकी प्रांतों के लोगों ने यहाँ आके कब्जा किया है, हमारी मराठी अस्मिता के लिए हम लड़ेंगे। और एक स्ट्रीट फाइटर्स शिवसेना ने खड़े किए और देखते देखते शिवसेना मुंबई पे व्याप्त हो गई। मुंबई में जितने मराठी काम करने वाले लोग थे, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे, ये सब महाराष्ट्र के कोकण बेल्ट से आते हैं। इसलिए वो शिवसेना को अपने कोकण में ले गए। शिवसेना कोकण और मुंबई में पनपी, बीच में ठाणे लगता है, क्योंकि ठाणे से कोकण शुरू होता है। ठाणे में भी शिवसेना ने अपनी जड़ें जमाई। तो शिवसेना की उत्पत्ति जो है वो मुंबई, कोकण, ठाणे इस बेल्ट तक सीमित थी। उसके बाद ये बड़ी पार्टी बन गई। फिर ये मराठवाड़ा चली गई, खानदेश चली गई, विदर्भ चली गई, कुछ पॉकेट्स में कुछ सीटें हैं, और फिर एक महाराष्ट्र की एक राजनीतिक दल बना। लेकिन फिर मैं आता हूँ उस स्ट्रीट फाइटर्स पे। जो लोग वड़ा पाव बेचते थे वो इतने सालों में फिर एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल घराने हो गए। नाइक घराना, शिंदे घराना, राउत घराना, और फिर इनके जो लोग, मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं, एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे। फिर आनंद दिघे करके एक सेना के बड़े नेता थे जो सम्राट कहलाते थे, वो ठाणे के, उनकी गाड़ी चलाते थे, उनके ड्राइवर थे। इसी बीच जब वो अपना उनकी सेवा में लगे हुए थे, इनके फैरी परिवार में एक बहुत दुखद हादसा हुआ। इनका बेटा और बेटी एक तालाब में डूब के उनकी मृत्यु हो गई। उस हादसे में डिप्रेशन में गए और उनको संभालते संभालते दिघे के बिल्कुल नज़दीक हो गए और फिर दिघे की सहायता से ये नेता बने। आज वो सेना में नंबर 2 है और पैसे के मामले में जो लोग कभी ऑटो चलाते थे वो लोग आज कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। उनके प्रॉपर्टी का आकलन करना मुश्किल है। एक प्रताप सरनाइक है, वो ऑटो चलाते थे, आज अब्जोपति है, ईडी का प्रकोप उन पे है। तो इन तमाम लोगों को एक जरूर लगता है, शिवसेना के जितने भी नेता है इनको एक डर है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ है। यदि ईडी हमारे पीछे लग गई तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए बार बार कभी विधायक बड़ी दबी जुबान से कहते थे कि आप बीजेपी के साथ रहे तो अच्छा है, ईडी का तकलीफ नहीं होती।
दूसरी बात है, महाराष्ट्र में शरद पवार को सभी राजनीतिक दल बहुत बड़ा मानते हैं। वैसे शरद पवार, जिनका पूरे राज्य ही नहीं देश की राजनीति में बहुत बड़ी दखल है, जिसे नरेंद्र मोदी जी गुरु मानते हो, उन शरद पवार के अपने पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं। शरद पवार उनको नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो सबको लगा यदि शरद पवार जैसे दिग्गज आदमी जेल से, ईडी के प्रकोप से अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे तो हम कहाँ बचेंगे। तो सब ने मिलके, जिनको खोने का डर है, क्योंकि कमाया सबने है, खोने के डर से सब सरेंडर होते गए और बार बार एक ही सुर अलाप रहे हैं। वही सुर अलाप रहे हैं एक नाथ शिंदे। वो कहते हैं मुझे मंत्री मत बनाओ, लेकिन सेना सरकार बनाए तो बीजेपी के साथ बनाए। ऐसा क्या है बीजेपी में? वो कहते हैं हिंदुत्व का कार्ड। तो बाल ठाकरे का हिंदुत्व, हमेशा वो कहते थे कि बीजेपी का हिंदुत्व हाफ पैंट का है, मेरा हिंदुत्व फुल पैंट का है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो एक उस लेवल का हिंदुत्व है कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिरा, उसके बाद तमाम नेता, जो अडवाणी जी से लेकर सारे लोगों ने एफिडेविट दिया कि इसके हमसे कोई लेना देना नहीं। तब बाल ठाकरे बोले कि हाँ, मेरे सैनिकों ने गिराया, मैं लेता हूँ वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनका फुल पैंट का हिंदुत्व है। आज एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन शिवसेना ने ना सावरकर वाला इशू छोड़ा, ना कोई राम मंदिर वाला इशू छोड़ा, ना मराठी मानुस का इशू छोड़ा। शिवसेना अपने तत्वों पे बरकरार है। जैसे बीजेपी पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है, लेकिन फिर जो आतंकवादियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसके साथ जब आप सरकार में होते हो तो मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हो, तब बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद खराब नहीं होता। तो फिर शिवसेना का हिंदुत्व कहाँ से खराब हो गया? ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि आपको जाने का रास्ता चाहिए, आपको डर है। यही डर नारायण राणे को बीजेपी में ले गया, यही डर कई नेताओं को बीजेपी में लेके जा रहा है। एक नेता ने तो महाराष्ट्र में खुलेआम पब्लिक रैली में कहा था कि मैं आराम से सोता हूँ रात को, मुझे ईडी और इनकम टैक्स का कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने बीजेपी की सदस्यता ली है। ऐसी बातें सामने आने से एक बात तय है, जो सुना मैंने, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की, तब उन्होंने कहा कि साहब, मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मत पूछिए क्यों कर रहा हूं, बस एक बार बीजेपी के साथ सरकार बना दीजिए, मुझे मंत्री मत बना दीजिए, मुझे मंत्री भी पद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार बीजेपी के साथ बनाएंगे, इसमें सबका भला है। बहुत सारा कुछ कर देते हैं। ठाणे में एक परमार करके बिल्डर थे, परमार बिल्डर्स थे, उसके मालिक जो परमार है, उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके आत्महत्या में भी कहीं कुछ डायरी अभी तक पुलिस के पास है, ऐसा कहा जाता है। इसमें कई शिवसेना के नेता भी इन्वॉल्व थे। क्या वो कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये आज बीजेपी का प्रेम इनका इतना स्ट्रांगली बाहर आया है? कुल मिला के महाराष्ट्र की सरकार अस्थिरता की ओर है। महाराष्ट्र की जनता भी इस अस्थिरता को लेके थक चुकी है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ, शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई, तब से महाराष्ट्र में आज तक किसी भी एक पार्टी की सत्ता नहीं आई। हमेशा मिली जुली सरकारें इंडिपेंडेंट के भरोसे रहती है, और ऐसी सरकारें बेहद कमज़ोर होती है, निर्णय नहीं ले सकती। महाराष्ट्र जनता भी अब इस उबाऊ प्रक्रिया से ऊब चुकी है। अब उनको भी कोई एक निर्णायक लेना होगा, किसी ना किसी एक पार्टी को चुनाव जितवाना होगा। कांग्रेस पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में समाप्त है। विलासराव देशमुख के बाद कोई नेतृत्व नहीं वहाँ पे। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार ने जरूर नेतृत्व संभाला है। एक पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र में कल आ सकती है। और फिर उसके बाद शिवसेना तो मैंने सिलेक्टेड पैकेट्स बताए शिवसेना के कि जहाँ शिवसेना है, लेकिन बाकी पूरे राज्य में जहाँ व्याप्त है वहाँ मेहनत करे तो शिवसेना भी आ सकती है। और बीजेपी तो वर्तमान में ऐसी पार्टी है जिसका महाराष्ट्र में सिक्का चलता है। तो विधानसभा बर्खास्त होना ही बीजेपी को भी सूट होता है, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि अब ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से हो। इसीलिए वहाँ के जो अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है बीजेपी के, चंद्रकांत पाटिल, गुजरात में भी चंद्रकांत पाटिल है और महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि पका हुआ फल पेड़ से नीचे गिरता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अभी फल कच्चा है, इंतजार करो। इसके मायने अभी वो भी इंतजार कर रहे हैं। अभी ये नाटक आसाम में कब तक चलेगा, ये आसाम से कर्नाटक जाएगा या कहाँ जाएगा, ये और कहाँ कहाँ भ्रमति करेंगे, इनका टूर ट्रैवल्स कहाँ चलेगा, इनका जो पर्यटक है, पर्यटन दर्शन जो चल रहा है, अभी गुजरात का खाना खा के वो आसाम का आनंद उपभोग रहे हैं, उसके बाद किस राज्य में जाएंगे पता नहीं। लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का संकट और बढ़ता नजर आ रहा है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।